नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आजकल चाहे अखबार उठाइए या टीवी लगाइए, एक टर्म बार बार सुनने को मिलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। लेकिन सच कहूं तो इस इतने शोर और भारी भरकम कानूनी शब्दों के बीच इसका असली मतलब कहीं गुम हो जाता है। तो चलिए इस राजनीतिक हल्ला गुल्ला से थोड़ा दूर हटकर आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सबसे बड़ा और सीधा सवाल जो सामने आता है, क्या वन नेशन वन लॉ सच में मुमकिन है? एक ऐसी जगह जहां इतनी विविधता हो, हजारों अलग अलग परंपराएं हों, वहां सबके लिए एक जैसा निजी कानून कैसे काम करेगा? यहां हम किसी राजनीतिक भाषण की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे। तो आज हम किन बातों पर फोकस करेंगे? पहला, यूसीसी आखिर है क्या? दूसरा, आर्टिकल 44 का इतिहास। तीसरा, दैनिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। चौथा, अलग अलग राज्यों में इसका स्टेटस। और पांचवा, इस पर चल रही सबसे बड़ी बहस। बस यही है हमारा आज का रोड मैप। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। व्हाट इज द यूसीसी? डीकोडिंग द बेसिक्स ऑफ सिविल लॉज। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून सबके लिए बिल्कुल बराबर है। अगर चोरी या हत्या जैसा कोई जुर्म होता है तो कानून ये नहीं देखता कि आरोपी का धर्म क्या है, सजा सबको एक जैसी मिलती है। लेकिन सिविल लॉ का मामला बिल्कुल अलग है। शादी, तलाक, प्रॉपर्टी, ये सारे निजी मामले वर्तमान में अलग अलग धर्मों और जनजातीय परंपराओं के हिसाब से चलते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूसीसी एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जो इन सभी अलग अलग नियमों को रिप्लेस करके पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून लाने की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग सामुदायिक नियमों की जगह पूरे देश में बस एक रूल बुक चलेगी। सिंपल है ना? अब आते हैं दूसरे भाग पर, हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 44, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। थोड़ा इसके पिछले पन्नों को पलट कर देखते हैं, क्योंकि यूसीसी की ये चर्चा कल रात नहीं शुरू हुई है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। 1867 में ही पुर्तगालियों ने गोवा में यूसीसी लागू कर दिया था और वहां ये कानून आज तक चल रहा है। उसके बाद 1937 में मुसलमानों के लिए शरिया एक्ट लाया गया। फिर आज़ादी के आसपास 1940 के दशक में संविधान सभा के अंदर इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस हुई थी, जिसमें केएम मुंशी और डॉक्टर बीआर अंबेडकर जैसे बड़े नेता शामिल थे। और उसके थोड़े दिन बाद 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल के जरिए बड़े बदलाव किए गए। तो उस वक्त आखिर तय क्या हुआ? दरअसल संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। देश उस समय विभाजन के दर्द से गुजर रहा था। माहौल बहुत ही नाजुक और तनावपूर्ण था। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं को लगा कि भाई साहब, देश अभी इस एक समान कानून के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। नतीजा, आर्टिकल 44 को फंडामेंटल राइट्स में न रखकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया, जिसका मतलब था कि सरकारें आने वाले समय में इसे लागू करने की कोशिश करेंगी, पर इसे तभी के तभी देश पर थोपा नहीं गया। तीसरा भाग, हाउ यूसीसी इम्पैक्ट्स डेली लाइफ, मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस। अब इतिहास से थोड़ा बाहर आकर प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आखिर बदलेगा क्या। आखिर इससे आम इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? मूल रूप से 3 सबसे बड़े बदलाव होंगे। पहला, विवाह। अभी कुछ धर्मों में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, पर यूसीसी आने के बाद स्ट्रिक्टली सिर्फ एक शादी का नियम लागू होगा। दूसरा है तलाक। वर्तमान में कोर्ट के बाहर भी पारंपरिक तलाक के रास्ते मौजूद हैं, लेकिन यूसीसी आने पर सभी तलाक कंप्लीटली कोर्ट के जरिए ही लेने होंगे। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस को लेकर होगा। यहाँ लिंग या धर्म का कोई फर्क नहीं होगा। बेटों और बेटियों दोनों को हमेशा एक समान अधिकार मिलेगा। कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक मानते हैं कि इन बदलावों को लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो सदियों पुरानी परंपराओं और अलग अलग कानूनों की वजह से अपने हक से वंचित रह जाती थी। उनके लिए ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। चौथा भाग, स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशंस, द पुश फ्रॉम द स्टेट्स। अचानक से ये मुद्दा इतनी सुर्खियों में क्यों आ गया है? आजकल अलग अलग राज्यों की सरकारें इस पर काफी एक्शन मोड में हैं।
जैसे मैंने पहले बताया, गोवा में तो 1867 से ही यूसीसी चल रहा है, पर हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने विधानसभा में अपना एक नया मॉडर्न यूसीसी ड्राफ्ट पास किया है। वहीं असम की विधानसभा में भी इस पर जल्द कानून लाने की तैयारी चल रही है। और तो और मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने भी इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कमिटीज बना दी हैं। अगर हम उत्तराखंड के नए ड्राफ्ट की ही बात करें तो इसमें काफी दिलचस्प और सख्त नियम हैं। देखिए, सिर्फ शादी के बारे में ही नहीं बल्कि लाइव इन रिलेशनशिप्स को भी रजिस्टर करना इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ तक कि नियम ना मानने पर सजा का भी प्रावधान है। इससे आइडिया मिलता है कि राज्य अपनी अपनी सामाजिक जरूरतों के हिसाब से इस कानून को कैसा शेप दे रहे हैं। 5वां और आखिरी भाग, द ग्रेट यूसीसी डिबेट, बैलेंसिंग इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिटी। अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे बड़े टकराव पर। देखिए, एक तरफ महिला समानता का मुद्दा काफी मजबूत लगता है, पर दूसरी तरफ भारत की विशाल विविधता इसके आगे एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करती है। ये देश के संविधान की एक तरह से सबसे बड़ी रस्साकशी है, समझे। एक तरफ है आर्टिकल 44 जो राज्य को सबके लिए समान कानून बनाने का निर्देश देता है, और ठीक इसके विपरीत खड़ा है आर्टिकल 25 जो हर नागरिक को अपना धर्म आज़ादी से मानने और उसका अभ्यास करने का मौलिक अधिकार देता है। पूरी की पूरी बहस इन्हीं दो आर्टिकल्स के आसपास घूमती है। चलिए, दोनों पक्षों को निष्पक्ष होकर समझते हैं। जो लोग यूसीसी का समर्थन करते हैं उनका तर्क क्या है? उनका मानना है कि इससे देश की एकता बढ़ेगी और वन नेशन वन लॉ की सोच मजबूत होगी। साथ ही ये महिलाओं के लिए बिना किसी भेदभाव के एक बराबर अधिकार सुनिश्चित करेगा और संविधान के आर्टिकल 44 का जो सपना था उसे पूरा करेगा। उनके हिसाब से ये उन सभी धार्मिक परंपराओं को खत्म करने का सही रास्ता है जो भेदभाव पर आधारित हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी उतना ही जरूरी है। विरोध करने वालों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये कानून आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन करता है। एक बड़ा डर जनजातियों की अनोखी परंपराओं को लेकर भी है। जैसे मेघालय का गारो समुदाय, जहां प्रॉपर्टी मां से बेटियों को मिलती है, उन नियमों का क्या होगा? अल्पसंख्यकों को लगता है कि उन पर बहुसंख्यक विचार जबरदस्ती थोपे जाएंगे, और ये भारत के यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले ताने बाने के बिल्कुल खिलाफ है। वैसे ये आमने सामने का टकराव सच में कोई नया नहीं है। खुद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफी पहले स्पष्ट कर दिया था कि यूसीसी राज्य की जिम्मेदारी जरूर है, पर इसे देश की जनता की आम सहमति यानी पब्लिक कंसेंसस के बिना जल्दबाजी में थोपा नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव आम सहमति के बिना हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक सबसे अहम सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। क्या भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश कभी अपने एक समान कानून और अपनी हजारों अनोखी परंपराओं के बीच संतुलन बना पाएगा? ये एक ऐसा जटिल संवैधानिक प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले समय में देश को खोजना ही होगा। इस मुद्दे पर आप भी निष्पक्ष होकर सोचिए और अपनी समझ बढ़ाइए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।